हेलो साथियों, जय हिंद। मैं फिर से आपको एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं बहुत ही ज़्यादा मैं क्या कहूं कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूं कि काफ़ी दिनों तक मैंने वीडियो नहीं बनाया। इसके लिए तहे दिल से कान पकड़ के सॉरी। आप लोग देखिए टॉपिक, डोंट वरी। हमने मौलिक अधिकार जो स्टार्ट किया था बेटा, मौलिक अधिकार जो था, मौलिक अधिकार हमारे देश के संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार मिला है उसकी हमने शुरुआत तो कर दी थी। उसमें हमने ये देखा था कि मौलिक अधिकार क्या है। और सबसे ज़्यादा जो हमारा बड़ा आर्टिकल, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टफुल आर्टिकल था ना, आर्टिकल 13, वो जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ जाकर इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो आर्टिकल 13 को पढ़ें। तब आपको हो सके कि आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है और आर्टिकल 18 क्या है। क्योंकि संविधान जैसे स्टार्ट होता है ना तो आर्टिकल 12 से जो संविधान स्टार्ट होता है ना, संविधान में जो मौलिक अधिकार स्टार्ट होता है ना तो वो अनुच्छेद 12 से स्टार्ट है। अनुच्छेद 12 भी मैंने उसमें बता दिया अच्छे से और अनुच्छेद मैंने 13 भी बता दिया है। और आज हम जो बात करेंगे उसमें हम समानता का अधिकार का बात करेंगे। समानता का अधिकार यानी इसमें समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में आता है। और हम इसको देखेंगे कि समानता क्या है। समानता, अच्छा समानता से आप लोग क्या समझते हैं? समानता मतलब ये कि भगवान जी सबको एक समान बनाते हैं, मतलब गोरे बनाते हैं तो सबको गोरा गोरा बनाते हैं। समानता वो थोड़ी कि मान लीजिए भगवान जी किसी को यहाँ पे तिल दे दिए तो पूरी दुनिया के लोगों को तिल ही यहाँ पे देते हैं। ना, वो समानता नहीं बेटा। जब 4 वर्ण व्यवस्था थी ना तो उस समय लोगों की सिचुएशन क्या थी, उस समय लोगों की औकात नहीं थी कि अपने से उच्च कोटि के लोगों के साथ बैठ सकें। हमारे संविधान ने उनको सम्मान करने का अधिकार दिया, सम्मान किया है और उनको निचली स्तर से उठाकर उनके लेवल में बैठाने का अधिकार हमारे संविधान ने किया। आइए देखते हैं कि आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 में सबसे पहले कानून विधि का बात किया। अच्छा, विधि क्या है, कानून क्या है, कानून हमें क्यों जरूरी है? कहा आर्टिकल 14 कह रहा है कि आर्टिकल 14 का एक कहा है कि कानून के समक्ष समानता। अच्छा, एक कोई जो देश है और उस देश में उसका कानून है, उस देश में उसका कानून है, तो अब वो देश लोकतांत्रिक है तो उस देश में ऐसा कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि सभी के लिए एक समान कानून। हमारे पापा जी भी मान लीजिए किसी लड़की को छेड़ दिए तो उनके लिए भी वही सजा, हम भी छेड़ दिए किसी लड़की को तो वही सजा। हम दोनों बाप बेटा को सजा एक ही सजा, थोड़ी कि बाप को अलग सजा दीजिएगा, बाप है अब हम बेटा हैं तो अलग सजा है। आपके भी बाप छेड़ देंगे किसी लड़की से, ऐसा थोड़ी है कि उनको अलग सजा, आप छेड़ देंगे तो उनके लिए अलग सजा। नहीं, दोनों के लिए सेम सजा। यही तो कहता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का यही तो कहता है कि कानून के समक्ष समानता। कानून सबके लिए बराबर है। कानून के जब जाएंगे न्यायालय में ना तो वहाँ के कानून की जो देवी हैं उनके आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है और एक हाथ में तराजू, एक हाथ में तलवार है। वो कहती है मैं नहीं देखता, जिसका अगर अन्याय का पल्ला भार, जिसका पाप का घड़ा कर मैं छप से उसका तलवार से उसका गर्दन उतार। यानी कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून अंधा होता है। कानून को क्या चाहिए होता है? प्रूफ चाहिए होता है। कानून को क्या चाहिए होता है? प्रूफ चाहिए होता है। जो कानून जो प्रूफ अपना साबित कर दे, जो प्रूफ दिखा दे, वो लोग ही न्यायालय में कानून के द्वारा सही साबित होते हैं। कानून के समक्ष समानता जो हमने बात की, ये कहाँ से लिया गया है? मैंने बात किया था कि मौलिक अधिकार ही कहाँ से लिया गया, तो मैंने मौलिक अधिकार स्टार्ट करने से सब चीज बता दिया था। तो ये जो कानून के समक्ष समानता है ना, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन में सबके लिए एक समान रूल है, सबके लिए सबके समान एक सजा समान है, सबकी सजा एक समान है। हमारे देश में भी समान है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने जब इस पर विचार की तो उनको एक बात ये खटकी कि ये बताइए कि हमारे देश का सबसे अच्छा पद कौन सा है? हमारे देश का सबसे अच्छा पद कौन सा है? वो है जो सबसे पहला व्यक्ति है, राष्ट्रपति हैं। सबसे पहले व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। अब ये बताइए, सपोज दैट राष्ट्रपति कोई गुनाह करते हैं, मान लीजिए
कोई राष्ट्रपति से गलती हो गई और वही गलती सेम हमारे से हुई, तो उन दोनों व्यक्तियों को समान सजा दिया जाए, तो क्या ये कहीं देश के लिए उचित है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम अपने देश के नागरिक की सजा हम अपने देश के राष्ट्रपति को भी दे रहे हैं, तो हमारे देश का बदनामी वर्ल्ड में होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होने लगेगा? ये होने लगेगा कि वहां के लोग अपने राष्ट्रपति को भी वही सजा देते हैं जो अपने नागरिक को देते हैं। और ये तो मैं बात यहां छोड़ देता हूं, एक समझने की ये बात है। ये बताइए, हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। हम राष्ट्रपति से यही उम्मीद करते हैं कि कोई गलती करे? राष्ट्रपति बनने का आयु क्या होता है? राष्ट्रपति कितने एज में हो जाएंगे तो आप बन जाएंगे? 35 वर्ष। अच्छा, कभी सोचा है कि 35 वर्ष से ही क्यों बनाया जाता है? मान लीजिए 25 वर्ष से एज बना, मतलब हमारे एज का 21 वर्ष से बना दीजिए, तो हम क्या पहले कर राष्ट्रपति बन गए ना, तो देश में जितने जितने हमको रिजेक्ट किए हैं ना, सबके खबर लेंगे। क्या कहेंगे कि होंगे शाहरुख खान तुम्हारे कोई पता नहीं, उससे ज़्यादा मेरे को पिक्चर नहीं देखता हूँ, शाहरुख खान, लेकिन तुम्हारे गली के तो शाहरुख खान हम ही हैं। तो जितने ने मेरे को रिजेक्ट किया है सबका क्लियर करने का काम करेंगे। मतलब हम छिछोरापंती स्टार्ट कर देंगे। हमारे एज में क्या होंगे लोग? छिछोरापंती स्टार्ट कर देंगे। जहाँ जो मान लीजिए किसी के रिश्तेदारी में किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो उनको डायरेक्ट टंगवा लेंगे, तू ही नहीं, तू मेरे को रिजेक्ट की थी। सोच ले, हम राष्ट्रपति बन गए हैं, सोच तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे। मतलब ये नहीं तुमको जेल में कर देंगे, गलत मामले फंसा कर जेल में कर देंगे, ये बात कही गई है। तो इस वजह से ये गलत काम ना करें, इस वजह से राष्ट्रपति का एज न रखा गया 35 साल। और आपने हमेशा केयर किया गया 35 साल का इंसान न कभी राष्ट्रपति बना नहीं है, हमेशा 50 एबव ही बना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी वाले इंसान न उससे गलती ना करने की ही उम्मीद होती है। इस वजह से हमारे संविधान आर्टिकल 14 में ये बताया गया कानून के समक्ष समानता, और दूसरा बी में लिखा गया है कानून के समान संरक्षण, यानी लोगों को देखकर कानून सजा देगी, जो जैसा अपराधी होगा उसको वैसा सजा दिया जाएगा। वल्ली ये चीज आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल में ये छोड़कर बाकी देश के कोई भी नागरिक हो उनकी सजा समान होगी। अगर रिक्शे वाले ने भी अगर कोई गलती की है तो उसकी भी सजा सेम होगी, और अंबानी के लड़के ने भी कोई गलती किया है तो उसकी भी सजा सेम होगी। बेटा ये हमारा जो था ये आर्टिकल नंबर 4 था। हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 14 था, आर्टिकल नंबर देखते हैं 15 क्या है। आर्टिकल नंबर जो 15 है ना, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ये हमें समझने वाला आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है ये समझने वाला? आइए हम देखते हैं ये आर्टिकल समझने वाला हमारा क्या है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक जगहों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक जगह से क्या अभिप्राय है? जो सरकारी एरिया है उस पर आप किस भेदभाव नहीं कर सकते हैं? जाति, हमारा जाति अगर कुछ भी है तो उसमें भेदभाव नहीं होगा। धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर भेदभाव नहीं होगा, किसी भी सार्वजनिक जगह पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब ये समझ जाइए, मान लीजिए जनरल होता है, ओबीसी होता है और एक एससी एसटी होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जनरल से बिलोंग करता है, मतलब वो उच्च जाति से है, हम निचली जाति से हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं है कि वो जिस एरिया से चल रहे हैं हम उस एरिया से चल रहे हैं? नहीं, हमारे पास अधिकार है। किसने दिया ये अधिकार? तो ये अधिकार हमें दिया है हमारे संविधान ने। किस तहत दिया है? क्योंकि हमारे संविधान ने कहा कि अगर आप जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करते हैं ना, तो आप क्या होंगे? अपराधी होंगे, आप अपराधी होंगे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जन्म निचले स्थान में हो गया, तो उच्च जाति के लोग उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर। दूसरी बात, मान लीजिए एक हिंदुस्तान में कितने लोग फेमस कितने हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मान लीजिए किसी
कोई मतलब हिंदू कहीं पे बहुसंख्यक में है, कहीं मुस्लिम कहीं अल्पसंख्यक में है, कहीं मुस्लिम अल्पसंख्यक में है, बहुसंख्यक में है, और हिंदू बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में है। तो ये बताइए, अब क्या वहाँ के स्कूल में, मान लीजिए हिंदुस्तान में तो मेजोरिटी हिंदुओं का ही है, तो ये क्या वहाँ का जो प्रिंसिपल है, वहाँ का जो अध्यापक है, इस बात से रोक देगा क्या कि आप मुस्लिम हो, आप नहीं पढ़ सकते हो? नहीं। अगर वो इस बात से रोकता है ना, तो क्या करता है, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहा है। और संविधान हमें इस बात की भी रोक लगाती है कि आप धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करोगे। अब देखते हैं जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। मान लीजिए हमारे देश में पुरुष समाज देश माना जाता है, स्त्रियों को लोग सोचते हैं कि हमारे पैर की जूती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्त्रियों को अगर किसी ने सम्मान दिया है ना आज़ादी के बाद, और स्त्रियां आज इतना बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रही हैं ना, तो वो क्या है, हमारे संविधान का ही देन। वो हमारे संविधान का ही देन है। क्यों? नहीं तो आज के डेट, इससे पहले आप देखते थे, अभी भी बहुत घरों में होता होगा कि किसी घर में 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। 2 भाई हैं, 2 बहन, मैं भी खुद 2 भाई 2 बहन हूँ, नो डाउट। तो उस घर में क्या होता है कि भाई को ना ज्यादा मान जान होता है। क्यों? क्योंकि वो घर का वंश बढ़ाएगा। कुछ आएगा खाने के लिए तो बहन से कहा जाएगा कि भाई के लिए रख दे, उसके बाद तू खाना। भैया है या नहीं है, भैया 2 दिन बाद आएंगे, चाहे वो खराब हो जाए, वो फ्रिज में रख दिया जाएगा, भैया आएंगे तो खाएंगे। लेकिन अगर बहन कहीं गई है, उसके लिए नहीं रखा जाए, अरे आ जाएगा, वो आएगी तो फिर आ जाएगा, ये कह के टाल दिया जाता है। क्या ये उचित है? ये भी एक तरह का भेदभाव हुआ। अब ये देखिए, पढ़ाई में बहुत ज्यादा, ये खाने पीने में तो बात चल भी जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा तो भेदभाव पढ़ाइयों में होता है। लड़कों को पढ़ने के लिए घर से बाहर भेज दिया जाता है, शहरों में भेज दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को नहीं भेजा जाता। क्यों? क्योंकि लड़की का इज्जत है, लड़की शान है। अगर उसके साथ कुछ नीच हो गया तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? इस बात का टेंशन हमारे समाज में बना रहता है। और सबको अपना अपना टेंशन होता है, लेकिन सब अपने अपने दूसरे को देखते हैं। तो अगर लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है ना, तो वहां भी आप क्या होगे, ये भी हमारा संविधान है जो इसे रोक लगाता है। जन्म स्थान के आधार पर, मान लीजिए हम लोग यूपी से रहने वाले हैं, कश्मीर के लोगों के अधिकार अगर वो आएंगे यहाँ पे रहने, तो हम उनको देंगे नहीं अधिकार रहने के लिए? हैं, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल हम देंगे अधिकार। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान ये अधिकार देता है उन नागरिकों को भी कि जन्म के आधार पर भी हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुआ। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। हम भेदभाव कुछ सिचुएशन में कर भी सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब मान लीजिए हमको 10 दिन से हम खजूली पकड़ लिया है, इधर दिनाई पूरा फुंसी हो गया है, हम दूसरे में जाकर चिपक, भाई आओ गला मिलो मेरे से, तो कह रहे ना दूर रहो, तुमसे भेदभाव कर रहे हैं, तो हम उसको रोकेंगे नहीं, उसके हम खिलाफ क्या कर देंगे, वहाँ पे हमारा उनसे भेदभाव उचित होगा। हम उससे कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा तुम दूर बैठो क्योंकि तुम्हें इन्फेक्शन हुआ है। अगर तुम हमसे सट कर बैठते हो, तुम हमारे क्लासरूम में बैठते हो, तो उससे उसका वायरस हमारे में भी आ सकता है और वो चीज़ प्रॉब्लम हमें भी हो सकती है। इस बिहाफ पे हम भेदभाव कर सकते हैं। भेदभाव में एक और तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए नौकरी हो रहा है, पुलिस का नौकरी आता है, उसमें लड़कियों को बहुत छूट दिया जाता है, उसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा छूट दिया जाता है। तो हम जाकर सरकार से बोलेंगे कि लड़कियों को क्यों छूट दिए हैं, हमें क्यों नहीं छूट दिए हैं। लड़कियों का वेट कम रखा जाता है, लड़कियाँ अगर 50 से नीचे भी है ना, अगर वेट में, उनकी सिलेक्शन हो जाती है। अगर वो कम भी दौड़े ना तो उनकी सिलेक्शन हो जाती है। उनकी हाइट कम भी होती है तो उनकी सिलेक्शन हो जाती है, बट हमारी नहीं होती है। तो हम क्या उस बिहाफ पे हम सरकार से लड़ेंगे, गवर्नमेंट से लड़ेंगे कि क्यों लड़कियों को इतने एज पे
कम वेट पे ले लिया जा रहा है, उनसे कम क्यों दौड़ाया जा रहा है, उनसे कम क्यों परीक्षा लिया जा रहा है, उनके मार्क्स में क्यों कटौती कर कर भी आप उन्हें पास करा दे रहे हो, हमें क्यों नहीं करा रहे हो। ये उचित है, इसे ही कहते हैं अपवाद। यहाँ पर भेदभाव उचित है, यहाँ पर भेदभाव उचित है, क्योंकि लड़कियों को हम जब तक पुश नहीं करेंगे ना तो लड़कियां अपनी स्थिति से आगे निकलेंगी नहीं, स्थिति से आगे निकलेंगी नहीं। अब देखते हैं जो देश में हमेशा एक चर्चा का मुद्दा बना रहता है और उच्च समाज इसको लेकर हमेशा सरकार पर सवाल उठाता रहता है, और एक न कहीं ये मुद्दा राजनीतिक में भी मुद्दा बन जाता है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। आइए देखते हैं मुद्दा क्या है। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन की जहां बात करते हैं वहां पर सरकारी नौकरी की बात कर रही है, याद रखिएगा। जहां पर लोक नियोजन की बात कहती वहां पे सरकारी नौकरी की बात कर रही है, वहां पे सरकारी नौकरी की बात कहा जा रहा है। तो ये बताइए आप, जब हमारा देश आजाद हुआ था और हमारे निचले जाति के लोगों के पढ़ने का संसाधन उतना अच्छा नहीं था, उतना अच्छा वो लोग पढ़ नहीं पाए, उतने अच्छे घर से बिलोंग नहीं कर पा रहे थे, तो क्या उनकी और हमारी परीक्षा सेम होनी चाहिए? आप पढ़े दिल्ली यूनिवर्सिटी में और वो बंदा कहीं गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ा, तो क्या आपकी एग्जाम और उसके एग्जाम जो लिया जा रहा है क्या वो सेम मार्क्स पे होगा? क्या आपके उसके मुकाबले ये गांव वाला बंदा मुकाबला उसका कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको हाई लेवल पे एजुकेशन मिला है, इसको लोअर लेवल पे एजुकेशन मिला है। उसको एजुकेशन का हर एक पार्ट दिखाया गया है, इसको एजुकेशन के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही एग्जाम में दोनों बंदे बैठे और दोनों बंदों को क्या कर दिया जाए, एक ही रेखा हो कि दोनों को एक ही रेखा पार कर कर जाना है और अपने जॉब को लेना है। अगर ऐसा किया जाता है ना तो हम छोटे जाते, निचले जाते, दबले जाते को हम क्या करेंगे, उसके साथ भेदभाव करेंगे, हम उसके साथ भेदभाव कर देंगे। और जब हम उसके साथ भेदभाव कर देंगे ना तो ये हमारे संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। आइए हम देखते हैं तो क्या था। इसी में आरक्षण की बात के लिए कही गई है। आरक्षण में बताता हूँ आरक्षण है क्या। आरक्षण ये नहीं है कि ऊंची जाति को नीचे खींच कर रख दिया जाए और निचली जाति को ऊपर उठा दिए, नहीं। आरक्षण ये कहता है कि अगर मान लीजिए उचली जाति आगे है ना, उचली जाति आगे है और निचली जाति पीछे है, तो हम इसको बढ़ाने के कितने, इन दोनों को बराबर करने के कितने हमारे पास ऑप्शन है। या तो इसकी ग्रोथ को हम रोक दें और इसको बढ़ा दें, इसके ग्रोथ को हम रोक दें, दबा दें, हम इसको कोई बेनिफिट ही ना दें और इसको मैं पुश करके आगे इसके लेवल में कर दूं। या एक चीज तो ये है और एक चीज है कि मैं इसको ना बढ़ाऊं ना इसको बढ़ाऊं, इसको घटा के इसके लेवल पे कर दूं। समानता की ये भी है, लेकिन ये बताइए अगर हम ऊपरी जाति को खींच के नीचे लाते हैं और निचली जाति को बढ़ाते नहीं है, उसी लेवल पर रहने देते हैं, कि हमारे देश का विकास होगा? नहीं होगा, ये हमारे देश का विकास नहीं होगा। इस वजह से हमारे आरक्षण क्या करता है, आरक्षण में बहुत जल्दी में बता रहा हूँ, अब बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, अब बहुत ही इफेक्टफुल बता रहा हूँ। आप इसको समझ जाओगे ना, आरक्षण आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आरक्षण में। ये देखिए आरक्षण क्या है। आरक्षण कहता है, मान लीजिए ऊंची जाति है, ये ऊंची जाति है और ये नीची जाति है। तो आरक्षण ये कहता है ना कि हम उचली जाति के ग्रोथ को हम रोकेंगे नहीं, लेकिन निचली जाति को थोड़ा सा पुश करके इसके बराबर मिला देंगे। कैसे? मान लीजिए आप यूपीएससी के एग्जाम देने गए, होता भी है आरक्षण, इसमें मिलता भी है। मैं एक एग्जाम के थ्रू बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई एग्जाम दे, डोंट वरी, आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं नहीं दे रहे, डजंट मैटर, राइट। यूपीएससी की एग्जाम देने गए, यूपीएससी में जनरल जाति अगर 100 में से अगर वो 90 नंबर लाएगा तो पास होगा, तो निचली जाति को आरक्षण देकर क्या कर दिया जाएगा, और 65 नंबर भी लाए थे जमा, तो पास हो जाएगा। कहीं किसी राज्यों में 50% का भी आरक्षण दिया जाता है। मीन्स अगर वो 100 में से 50% यानी 50 नंबर भी ला देगा ना, तो एग्जाम को करेक्ट कर लेगा। कौन? उचली जाति वाला नहीं, निचली जाति वाला।
निचली जाति वाला 50%। तो हमने उसको क्या किया, हमने बड़े वालों को तो रोका नहीं, आप उतने कैपेबल हो, आप एग्जाम 90% लाकर पास करो। और निचली जाति को मैंने क्या किया, उस नंबर को मैंने घटा दिया और बोला कि आप 50% भी ला दोगे ना तो आप एग्जाम में पास कर लोगे। इस वजह से क्या हो गया, स्थिति समान हो जाएगी। क्या यहाँ पे भी समानता की बात कही गई कि नहीं? यहाँ पे भी समानता की बात कही गई है और यहाँ पे भी समानता की बात कही गई है। समानता के बाद 3 मैंने देखा, आर्टिकल देखा, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, तीनों जगह समानता की बात कही गई है। कानून के समझ समानता, देश के 2 लोगों को छोड़कर सभी के लिए कानून क्या है, बराबर है। ओनली 2 पर्सन, राष्ट्रपति एंड फर्स्ट राष्ट्रपति एंड सेकंड राज्यपाल, इन दोनों को छोड़कर हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए आरक्षण समान है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 क्या है? आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि छुआछूत से अंत। पहले छुआछूत का अंत इतना, छुआछूत का बीमारी इतना ज्यादा हमारे समाज में था ना कि निचली जो जाति के लोग थे ना, वो अपने, उनको क्या ही बताऊं, इतना गिरा हुआ हमारा समाज था। हम कभी कभी सोचते हैं तो हमको रोना आता है कि निचले समाज के लोग चलते थे तो अपने पीछे झाड़ू बांध के चलते थे। क्यों? क्योंकि वो चले, अगर उनके पैर का निशानी रह जाएगा ना तो जमीन अशुद्ध हो जाएगा। वो अपने गले में मटका बांध कर चलते थे। क्यों? क्योंकि अगर उनको थूक आया, कहीं थूक दिए तो जमीन अशुद्ध हो गया, वो जमीन अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए वो थूकते थे मटका में, अपने गले में मटका लगा कर। ये कहाँ की समानता की बात है? इसी वजह से इन रूलों पर हमारे संविधान निर्माताओं ने लाठी से मारा और इस कानून को तोड़ा और सबको समानता देने की बात कही, समानता देने की बात कही। और समानता, कैसे समानता दी, आइए देखते हैं। मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं। इसको मैं मिटा दिया। अब देखिए, अच्छा मैं थोड़ा सा छुआछूत की बीमारी की बात चली है तो मैं एक बात और कहता हूँ। अच्छा ये बताइए, छुआछूत निचली जाति वाले बड़े कि बड़ी जाति वाले बड़े, कौन ज्यादा पावरफुल? मेरे आई साइड से देखो, यू लुक एट टू मी माई आई साइड, कि निचली जाति वाले लोग जो है ना वो ज्यादा पावरफुल है। कैसे? आप पूछो कैसे? कैसे ये? अच्छा ये बताइए, हम मान लीजिए मैं निचली जाति हूँ, किसी उच्च जाति के लोग को छू दिया तो वो अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। मैंने क्या किया, अपने पावर से मैंने उसको अशुद्ध कर दिया। भाई तो उसके पास भी तो पावर होना चाहिए कि वो मेरे को टच कर दे तो मैं शुद्ध हो जाऊं। उसके पास तो ये पावर ही नहीं था, तो पावर तो हम पे ज्यादा हुआ ना। तो निचली जाति के पास पावर ज्यादा, लेकिन समाज निचली जाति की वैल्यू ही नहीं देती थी। लेकिन हमारे संविधान ने ऐसे ही लोगों को उठाने का काम किया है और अर्थ से फर्श पर लाने का काम किया है। तो हमारे संविधान ने किया है, वो हमारे संविधान ने किया है। आइए हम देखते हैं। तो छुआछूत का अंत समझ में आ गया। इसके भी कुछ क्या है, इसके भी कुछ अपवाद हैं। मैंने वो चीज बताया, मान लीजिए कोरोना आ गया तो मान लीजिए हमको कोरोना आ गया तो हम जाके थोड़ी समाज में बैठ सकते हैं। उस समय तो हम डिटेन रहेंगे, क्वारंटीन रहेंगे, है कि नहीं? क्वारंटीन रहेंगे, एक रूम में बंद रहेंगे। और रूम में जब हम बंद रहेंगे, ऐसा थोड़ी कि हम जाके घूम लेंगे तो कहेंगे नहीं हमारा संविधान अधिकार देता है कि हम कोई हमारे साथ छुआछूत नहीं करेगा। तुमको हुआ है, रोगा, घूमेगा तो समाज में छेद दिया जाएगा। फिर उस समय छेद दिया जाएगा, उस समय संविधान भी कुछ नहीं करेगा, उस समय छेद दिया जाएगा। तो ज्यादा नहीं। ये 17 नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं बेटा 18 नंबर। 18 नंबर पढ़ने से पहले एक हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हुए हैं, उनको भी 18 के ग्रुप में आएंगे, वो बताएंगे कैसे। 18 नंबर कहता है उपाधियों का अंत। 18 नंबर क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है? पहले जमाने में क्या होता था कि लोगों को उच्च दिखाने के लिए, मतलब लोगों से उच्च दिखाने के लिए उनके नेम में कुछ, उसके सरनेम में कुछ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ी जाती थी। बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ी जाती थी जो उनके लिए एक, उनको अलग सा ही दिखाता था। जैसे राय बहादुर, शेरशाह सूरी,
बाप धोया है चड्डी, आप नाम लगा लिया कि शेर ससुरिया बनेंगे बाबू का दादा, शेर ससुरिया क्या छाती है नहीं, झूठों का चलो सलमान खान कमाई हुए हैं, ऐसा करके चल रहे हैं। तो ऐसे उपाधियों को हमारे संविधान ने क्या किया है, लात मारा है। और सारा जो गैस भर के छाती फुलाए थे ना, वो पिन से छेद कर सारा गैस निकाल दिया। छेदने का अच्छा सबसे अधिक कुछ काम किया है ना हमारे संविधान ने, तो छेदने का काम किया, खूब छेदा है। जो बदमाशी किया उसको खूब छेदा है। हम भी छेदते हैं, जो संविधान को उल्लंघन करता है हम भी छेद देते हैं। अब ये नहीं कि हम तलवार ला के छेद दिए या पिन ला के छेद दिए या सुई ला के छेद दिए तो हम जूता मारेंगे, नहीं। पढ़ाई से हम छेद देंगे, बातों से छेद देंगे, इससे छेदना है लेकिन जरूर। तो उपाधियों का अंत जैसे महाराजा, सर, नाइटहुड, राय बहादुर और विदेशी उपाधियां। जैसे विदेशी उपाधि हमारे एक देश के प्रधानमंत्री भी हुए हैं, जिनका नाम वो आप लोग कमेंट में करके मुझे बताओगे, जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जैसे हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, भारत रत्न, वैसे ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो उनको पुरस्कार मिला था पाकिस्तानी निशाने पाकिस्तान, उनको सबसे बड़ा पुरस्कार मिला था। तो ये बताइए, पुरस्कार लेकर पाकिस्तान से आएंगे तो हम लिख के घूमेंगे, मान लीजिए फलाना पाकिस्तान है, निशाने पाकिस्तान, मान लीजिए उनका फलाना नाम है, फलाने निशाने पाकिस्तान, चल रहे सीना चौड़ा करके, तो मार देगा। तो संविधान अपना तलवार निकालेगा, छेद देगा। चलिए अंदर चलिए, सीना अंदर जल्दी कीजिए। सब मोदी जी थोड़ी है कि 56 इंच सीना। अच्छा, मोदी जी भी 56 इंच सीना करके चलेंगे ना, मोदी जी 56 इंच सीना करेंगे ना, गैर कानूनी काम करेंगे, कोई संविधान को उल्लंघन तो फिर संविधान अपना तलवार निकालेगा, उनको 56 इंच में सीना में छेद देगा। ज़्यादा मोदी जी किसी को नहीं बख्शेगा संविधान, ये इतना समझ जाइएगा। तो ये था बेटा हमारा संविधान, समानता का अधिकार जो सबको समान कर दिया, निचली जाति से और ऊपरी जाति को सबको समान देखा। ये हमारा समानता का अधिकार था और हमने इससे लोगों को समान करने का तरीका देखा और हमने लोगों को समान किया भी। धन्यवाद। आज मैं अपनी वीडियो यहीं पर रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।